जो शराबबंदी थी वो कई बार बुजुर्ग कहते हैं कि बंसीलाल को शराबबंदी ले डूबी। एक होता है नायक, एक होता है खलनायक। तो चौधरी सुरेंद्र सिंह को एक खलनायक की भूमिका वहाँ दिखने को मिलती है। सुरेंद्र सिंह खुद भी दारू नहीं पीते थे और प्रचार ये है कि दारू पीते थे। बिल्कुल बिल्कुल जी। अगर अब आज आपके गुजरात में शराबबंदी और दारू इतनी जाती है कि आपके हरियाणा से ज़्यादा, इसका मतलब ये थोड़ी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दारू बेच रहे हैं। वो पैसा कमाने के बहुत तरीके होते हैं, सही बात। सिर्फ शराब एक तरीका नहीं है। अब वो ठीक है कि घंटी किसके गले बांधी जाए, वो सुरेंद्र सिंह के गले बांध दी तो घर में लोहा से लोहा तो बचेगा जी। तो ये बंसीलाल के जो भी राजनीतिक फैसले होते थे उनमें सुरेंद्र सिंह की इन्वॉल्वमेंट होती थी। और रणवीर महिंद्रा दूर होते चले गए राजनीतिक रूप से पिता से। मैंने कहा जो साहब आपने बुलाया था, बोला भाई मन तो 11 बजे बुलाया था, अभी तो लेट तो टाइम जा लिया, पत्रकार वार्ता तो कौन ही हो। हाँ लेट है, फिर तो लेट हो लिया। उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। भी गुजरात में मैंने क्या किया, हर गांव में बिजली पहुंचाई है। बंसीलाल जी ने तो 70 में पहुंचा दी थी। 70 में पहुंचा दी थी बिल्कुल। तो एक समय तो ऐसा था कि भिवानी की तूती बोलती थी। आप देख रहे हो जीएसके टाइम्स और मैं हूं आपका दोस्त हरी। आज हम बात करेंगे भिवानी के अंदर जो हमारे हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनके बारे में। यदि पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बात करें और हरियाणा का नाम ना आए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पूर्व मुख्यमंत्री हमारे भिवानी से बिलोंग करते थे और पूरे हरियाणा को एक नज़र से उन्होंने देखा। उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी। तो सर हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी की। तो उनके बारे में हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या था कि वो इतने समय में पूरे हरियाणा को ही एक नज़र से उन्होंने देखा और पूरे हरियाणा में उन्होंने एक तरफा काम किया। ये ऐसा नहीं था कि हमारे भिवानी के अंदर हम लेके चले या फिर अलग स्पेशल एक कोई गढ़ को लेके चले, पूरे हरियाणा को काम किया। तो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे सर। चौधरी बंसीलाल देखो 60 के दशक में, 70 के दशक, 60 के दशक से ये मान के चलो आप सन 2000 तक और बल्कि 2005-4 तक चौधरी बंसीलाल एक पूरा युग था उनका। और चौधरी बंसीलाल न उनकी पहचान मतलब कि भिवानी हरियाणा नहीं पूरे देश में भी बड़े पॉपुलर थे। और भिवानी की पहचान जो आज बुज़ुर्ग हो चुके हैं लोग या जो 50-60 की उम्र को पार कर चुके हैं, उनके सामने आज भी भिवानी की पहचान उनके दिमाग में चौधरी बंसीलाल के नाम से है। और एक समय तो ऐसा था कि भिवानी की तूती बोलती थी। आप देश के किसी कोने में चले जाते, चाहे आप गुजरात जाओ, चाहे आप अहमदाबाद, बॉम्बे, असम, वहाँ लोग ये कहते थे चौधरी बंसीलाल की भिवानी से आए हैं आप। चौधरी बंसीलाल हरियाणा में बहुत लंबा समय चीफ मिनिस्टर रहे, केंद्र में डिफेंस मिनिस्टर रहे और सरफेस ट्रांसपोर्ट के साथ पूरा ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री एक होती थी जिसमें आपका रोड ट्रांसपोर्ट भी था, एयर भी था और जहाजरानी भी था। तो वो चौधरी बंसीलाल जब हरियाणा में मुख्यमंत्री थे उन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सर। और यहाँ तक कि उनके जो विरोधी थे वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि चौधरी बंसीलाल ने जो विकास किया और उन्होंने आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। अभी मनोहर लाल जी 2-3 साल पहले भिवानी आए हुए थे तो उन्होंने भी यही कहा कि चौधरी बंसीलाल आधुनिक हरियाणा के निर्माता थे। तो चौधरी बंसीलाल की जो मेन पहचान थी, एक तो उनकी कड़क इमेज थी, दूसरा वो बड़े डिसिप्लिन्ड आदमी थे और तीसरा काम के प्रति समर्पित थे। जब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो वो हर काम पे खुद नज़र रखते थे। उनके टाइम में आज हम गुजरात की बात करते हैं, गाँवों के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन की, हर गांव में बिजली पहुंच गई। उन्होंने तो 1970 के दशक में हर गांव में बिजली पहुंचा दी थी। और जब वो मुख्यमंत्री बने तो हरियाणा के अंदर मूलभूत सुविधाओं का बहुत भारी अभाव था। हरियाणा नया बना था 1966 में, तो 2-3 साल में तो हरियाणा ग्रो ही नहीं हो पाया था। आप ये देखो कि हर गांव में सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पीने का पानी नहीं था। तो चौधरी बंसीलाल ने आते ही पहली प्रायोरिटी ये रखी, गांव में बिजली पहुंचाना और पीने का पानी पहुंचाना और सड़क। तभी तो कहते हैं तो शाम भिवानी माओ की ढाणी पीवे पानी नल का। ठीक है। तो उन्होंने हर गांव में पानी पहुंचाने का काम किया। यहाँ
भिवानी के पास एक बापोड़ा में उन्होंने एक एशिया की सबसे बड़ी, उस वक़्त की एशिया की पीने के पानी के 125 गांव कवर थे उसमें। और तो इतनी बड़ी स्कीम हरियाणा में, क्या देश में नहीं थी तब। बिल्कुल सर। दूसरा, उन्होंने कृषि के लिए जो पानी पहुंचाया, उन्होंने लिफ्ट स्कीम लेके आए। इजराइल और दूसरे देशों में थी वो, मतलब कि टिब्बों पे पानी चलाना था। वो कहते होते थे मेरा सपना है कि मैं धान और ईख उगाना चाहता हूँ इन रेतीले टिब्बों में। बिल्कुल सर। तो उसके लिए पानी चाहिए था। वो उन्होंने लिफ्ट स्कीम लेके आए और पानी कई 100 फुट पानी को ऊपर चढ़ाया गया। बिल्कुल, ये है भी सर लोहानी के पास में उन्होंने ऐसा कुछ किया। मतलब कि लोहानी, घीकाड़ा, फिर आपका मतलब कि आपके यहाँ से शुरू हो जाता है, फिर दादरी, लोहारू कनाल के ऊपर कई जगह पंप लगाए। मतलब एक लेवल पे पानी चढ़ता था, फिर नहर, फिर पानी, फिर नहर। बिल्कुल सर। तो ये बंसीलाल जी की सोच थी। उन्होंने नहरों पे बहुत काम किया। मतलब कि कोई काम होने लगता था, ये नहीं कि उन्होंने करके छोड़ दिया और ऑर्डर कर दिए। बिल्कुल सर। आपके यहाँ पश्चिमी यमुना नहर का पानी आता है आपके दक्षिण हरियाणा। बिल्कुल। तो वो पानी इतना नहीं है कि इस इलाके को पूरा हो जाए। तो उन्होंने देखा भी और पानी की ज़रूरत है, तो उस नहर को तो चौड़ा इतना और कर नहीं सकते। उन्होंने ऑगमेंटेशन नहर बनाई है, उसको संवर्धन नहर कहते हैं। और वो नहर शुरू हुई आपकी ताजेवाला हेड से, और 90 किलोमीटर की है। 3 साल के अंदर उस वक्त बनवा दी जब ना तो जेसीबी मशीनें होती थी, ना पोकलेन मशीनें होती थी। 3 साल जो बंसीलाल हर हफ्ते नहर निर्माण देखने जाते थे। मतलब खुद अपने आप खुद देखते थे कैसे काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। और इंजीनियर्स से रात को बैठ के, दिन वो कहते थे कि मैं ना तो किसी का टाइम ख़राब करना चाहता हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई ख़राब करे। वो रात को 12-12, 1-1 बजे तक अपने अधिकारियों को बुला के उनसे योजनाओं को डिस्कस करते थे। इसी प्रकार उन्होंने बीड़ा उठाया पूरे हरियाणा को हर गांव में बिजली पहुंचाने। वो कहते हैं, बोले मैं ग्रामीण अंचल से आया, और उस ग्रामीण सुदूर अंचल से आया जहां कई किलोमीटर पीने का पानी नहीं होता था, बिजली नहीं होती थी। और गोलागढ़, वो कहते हैं कि मेरा गांव था, वहां तक साधन नहीं जाते थे। लोहारू पूरे दिन में एक बस जाती थी, और वो भी बड़ी पटड़ी सी थी बनी हुई एक। बिल्कुल। तो और बिजली तो गाँव में थी नहीं। तो चोई बंसीलाल ने प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक से फाइनेंस करवाया, क्योंकि हरियाणा के पास तो कोई साधन ही नहीं था। उन्होंने वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया, लोन लिया, और एक उन्होंने योजना शुरू करी भी हर गांव में बिजली पहुंचाने की। आज देखो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भी मेरा गुजरात देखो, भी गुजरात में मैंने क्या किया, हर गांव में बिजली पहुंचाई है। बंसीलाल जी ने तो 70 में पहुंचा दी थी। बिल्कुल। तो इस मतलब कि आज कई बार जो बच्चे हैं उनको पता नहीं है जो बंसीलाल का क्या योगदान है। वो कह देंगे जी वो सड़क नहीं बनवाई जी, कॉलेज नहीं बनवाया जी। जो जी बंसीलाल की जो प्रायोरिटी थी, कॉलेज भी बनवाए, भिवानी का गवर्नमेंट कॉलेज उन्होंने बनवाया। उस टाइम प्रायोरिटी क्या होता है, समय के हिसाब से प्रायोरिटीज़ बदलती हैं। जब हरियाणा का निर्माण हुआ 60 के दशक में, आपके पास पहनने रोटी खाने को नहीं है, सही, रहने को घर नहीं है, बिजली आपके पास नहीं है, तो आप उस कॉलेज कहाँ से चले जाओगे। मूलभूत सुविधाएं पहले चाहिए ना, पीने का पानी नहीं है। आपके बुजुर्गों से पूछना, कभी कपड़ा पहन लेते थे तो वो कपड़ा फट के उतरता था शरीर पे से। ये बिल्कुल सही बात की आपने। हम परसों की बात है, हम गए थे गांव में, तो वहाँ पे बुजुर्ग बैठे थे, हम उनसे बात करने लगे तो उन्होंने खुद बताया कि चौधरी बंसीलाल के आने से पहले कुछ एक ऐसा माहौल था कि हम है ना इस मौसम में हमारे पशुओं को डालने के लिए चारा नहीं होता था, तो हम लौंग जो होते हैं वो और भी जो ऐसे ही जैसे पेड़ पौधों से लौंग उठा के उनको हम डालते थे। उसके बाद ऐसा किया कि पानी की सुविधा हुई तो हम चारा उगाने लगे। तो ये चीज़ें उस पहले नहीं होती थी। आप देखो ना उस आदमी का कितना बड़ा योगदान, उसमें कितना दर्द था इस चीज़ को। जब भी उनसे कभी बात होती थी, मैंने कई बार, मेरे को मौका लगा बीइंग ए जर्नलिस्ट उनसे बात करने का, उनको इतनी नॉलेज बारीकी से होती थी। उनको ये पता होता था कि हरियाणा में किस नहर में कितना पानी चल रहा है। जो बंसीलाल के टाइम में हरियाणा में नहरों पर इतना काम हुआ जितना किसी सरकार में नहीं हुआ। बिजली पे इतना काम हुआ किसी सरकार में नहीं हुआ।
तो उस आदमी को तभी आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। सर ये चीज़ हम लेके चलते हैं, सही कह रहे हो कि इतना कुछ उन्होंने हरियाणा के लिए, उसके बाद भी एक और कांग्रेस के अंदर इतना बड़ा कद होने के बाद भी उन्होंने हवीपा अपनी पार्टी का गठन किया, तो उसमें क्या करना चाहिए? देखो समय परिवर्तनशील है। कांग्रेस जो आज़ादी के बाद आई उसके अंदर कुछ और तरह के नेता थे। समय के हिसाब से कांग्रेस के अंदर भी चापलूसी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, तो ऐसे नेता आ गए जो जिन्होंने कैप्चर कर लिया पावर को, और नेहरू के समय के नेता हट गए बिल्कुल, जो काम के प्रति समर्पित थे। फिर एक दौर चला राजनीति में चापलूसी का, जिसे हम कह देते हैं जी ये तो असली राजनीतिक आदमी है। तो बंसीलाल काम करने वाले पुरुष थे, डिसिप्लिन में रहने वाले पुरुष थे, परंतु इस तरह की राजनीति के लिए वो जो उस 90 में जो दौर आया ना, चौधरी बंसीलाल जैसे आदमी अनफिट होने लगे, वहाँ सेट नहीं हो पाए वो। स्वाभाविक है, क्योंकि जिस आदमी ने ईमानदारी से काम करने की आदत होगी ना, जिसको आप अपने जनरल लाइफ में देख लो, आप अगर ईमानदारी से काम करते हो और माहौल ऐसा बन जाए, आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हो और आप ज़्यादा काम करना चाहते हो और दफ्तर में माहौल है सिर्फ चापलूसी का, भाई जो हाजिरी बजाओ और काम करो, तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो चौधरी बंसीलाल भी एक स्टेज ऐसी आई, और राजनीति में देखो और भी कई कारण होते हैं, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और मासीज के लीडर थे, उन्होंने अपनी हरियाणा विकास पार्टी बनाई, भिवानी की सारी सीटें उन्होंने जीती, बाद में सरकार में भी आए वो। बिल्कुल सर। तो परंतु जिन दिन आखिरी दिनों जब उनकी मृत्यु हुई, तो उस वक्त वो कांग्रेस में ही थे। बिल्कुल, लास्ट टाइम में, क्योंकि वो 2004 में हवीपा का उन्होंने विलय कर दिया था कांग्रेस में, और वो कांग्रेस में रहते हुए उनका देहांत हुआ। सर एक बात करें, कई बार जहन में होता है और बुजुर्गों से हम बात करते हैं तो ये चीज़ें सामने आती है कि कहीं ना कहीं एक ठेस है, जैसे कि जो शराबबंदी थी, वो कई बार बुजुर्ग कहते हैं कि बंसीलाल को शराबबंदी ले डूबी, तो उस चीज़ के बारे में, और एक कह सकते हैं कि एक होता है नायक, एक होता है खलनायक, तो चौधरी सुरेंद्र सिंह को एक खलनायक की भूमिका वहाँ दिखने को मिलती है लोगों को, तो उस चीज़ के बारे में हम बात कर क्या? एक्चुअली देखो, शराबबंदी एक बहुत अच्छा काज है हरियाणा की लेडीज़ के लिए। बिल्कुल, घर में आदमी शराब पी के आएगा, औरत से हिंसा करेगा, घर में पैसा नहीं आएगा, कहीं ना कहीं बर्बादी की ओर जाता है। तो बंसीलाल जी खुद शराब नहीं पीते थे, बिल्कुल, वो इस दर्द को समझते थे। वो एक बड़े ज़मीन से जुड़े हुए आदमी थे, उन्होंने बहुत गरीबी भी देखी है। जो बंसीलाल ने बड़े साधारण परिवार से बिलोंग करते थे, मतलब कि बहुत ही नीचे से उठे थे। तो उन्होंने इस दर्द को देखा था, ग्रामीण खास तौर पर गरीब महिलाओं के दर्द को। तो योजना तो बहुत अच्छी थी, परंतु देखो सामाजिक बुराई को जब आप दूर करने चलोगे ना, तो उसमें आपको रिस्क है, आप या तो आर या पार। अगर आप उस सामाजिक बुराई को काबू तो कर गए तो आपका बेड़ा पार, और नहीं कर पाए तो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। अब रही बात सुरेंद्र सिंह की, देखो सुरेंद्र सिंह के बारे में भी प्रचार जो है, सुरेंद्र सिंह खुद भी दारू नहीं पीते थे। अच्छा, और प्रचार ये है कि दारू पीते थे। बिल्कुल जी। सुरेंद्र सिंह दारू नहीं पीते थे। हाँ, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे पार्टी के साथ, उनमें से कईयों ने शराबबंदी को यूज़ भी किया, और अकेले सुरेंद्र सिंह उनके नाम पर उन्होंने फ़ायदा उठाया। कई लोग तो शराबबंदी में तो ऐसा आम आदमी जुड़ के बुरा आज बिहार है, लोग इन्होंने किया तो अच्छे के लिए ही था, आज वो पैतरा अलग हो गया। आज बिहार और गुजरात है। अगर अब आज आपके गुजरात में शराबबंदी और दारू इतनी जाती है कि आपके हरियाणा से ज़्यादा, इसका मतलब ये थोड़ी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दारू बेच रहे हैं। ठीक बात है जी। तो वो थोड़ी ना, वो कौन नेता चाहेगा कि मेरी बदनामी हो शराब से? बहुत पैसा है, कमाने के बहुत तरीके होते हैं। सही बात है। सिर्फ शराब एक तरीका नहीं है। अब वो ठीक है कि घंटी किसके गले बांधी जाए, वो सुरेंद्र सिंह के गले बांध दी गई, जबकि सुरेंद्र सिंह भी जो उनके मित्र, जो जानकार लोगों को पता लगता था, उनसे दूरी बना के रखते थे। परंतु वही बात है ना, जब आदमी सत्ता में बैठा होता है तो उसके बारे में जो कह दो तो आम जनता मान जाती है। कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही तो मैं मान सकता हूँ भाई, आपके अगर ग्रुप में कोई गलत काम कर रहा है और आपको पता चल गया है, तो उसके खिलाफ कानून के हिसाब से काम करना चाहिए।
हो सकता है कि वो चूक रही होगी, परंतु सुनियोजित ढंग से सुरेंद्र सिंह ने भी शराब कभी नहीं बेची। और शराब बेचने की जरूरत क्या है भाईजान, आपके पास आप मुख्यमंत्री हो स्टेट के, शराब का रेवेन्यू तो उसका 2% है, और बहुत तरीके हैं अगर पैसा ही कमाना है तो और तरह का बिल्कुल, और विकास की तरफ फिर जाएगा ही नहीं। तो एक विपक्षी दलों ने फिर मुद्दा बना दिया, बलि का बकरा सुरेंद्र सिंह को बना दिया। ठीक बात है सर। एक चीज़ बात करें तो देखा होगा आपने कि शायद मेरे हिसाब से, और सुना भी है मैंने बुजुर्गों से, आप जैसों से बात भी की तब भी पता लगता है कि जो सुरेंद्र सिंह थे, मुख्यमंत्री बंसीलाल, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे जो रहे बंसीलाल जी, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी उन्हीं को चुना। महेंद्रा जी हैं, उनको ऐसा कुछ ऐसा कहीं पर भी देखने को नहीं मिला कि उनको उत्तराधिकारी के रूप में उनको वहाँ लेके आए हो, राजनीति में वो लेके आए हो, जैसे क्रिकेट चेयरमैन वो बनाए जो भी उन्हीं को। पर हाँ, उनको वो ऐसा कैसे? देखो, सुरेंद्र सिंह जी का और जो बंसीलाल का बहुत ज़्यादा लगाव था। सुरेंद्र सिंह अपने पिता के एक आज्ञाकारी पुत्र थे। मैं आपको एक एपिसोड बताता हूँ कि सुरेंद्र सिंह एक बार जो बंसीलाल गिर गए घर में, सर्वप्रिय विहार इनका दिल्ली में मकान है, तो सुरेंद्र सिंह जब कमरे में एंटर हुए तो उन्होंने खून गिरा हुआ देखा, भाई चोट लग गई थी जो बंसीलाल को। तो सुरेंद्र सिंह, मतलब देखो बेटे की अटैचमेंट है, वहीं बेहोश होकर गिर गए साथ ही। अच्छा, मतलब कि उसकी पिता से अपनी अटैचमेंट थी। कई बार घर में क्या हो जाता है कि 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 5 हैं, एक के प्रति अटैचमेंट ज़्यादा होती है वो, क्योंकि वो उनकी ये नहीं कि बाप बेटे में कुछ भेदभाव है, वो उसकी दिमाग की ट्यूनिंग मिल जाती है। अब चौधरी रणवीर महिंद्रा भी कड़क स्वभाव के और जो बंसीलाल भी कड़क स्वभाव के, तो घर में लो ऐसा लो तो बच जाएगा जी। परंतु सुरेंद्र सिंह बड़ी कंप्रोमाइजिंग नेचर के थे। वो अपने पिता की जो कठोर उनकी छवि थी उसके विपरीत थे सुरेंद्र सिंह। वो बड़ी नरमी से उसको टैकल कर लेते थे। घर में कहते हैं ना भाई, अपने बाबू को या माँ को हम में से ये छोरा अच्छा टैकल कर सके, तो वो सुरेंद्र सिंह टैकल करते थे। और सच्चाई ये है कि देखो वो हमेशा साथ रहे बाप बेटा, और ये धीरे धीरे सुरेंद्र सिंह ही बंसीलाल जी की राजनीति को हैंडल करने लगे थे। सन 80 के बाद तो ये बंसीलाल के जो भी राजनीतिक फैसले होते थे उनमें सुरेंद्र सिंह की इन्वॉल्वमेंट होती थी, और रणवीर महिंद्रा दूर होते चले गए राजनीतिक रूप से पिता से। और 90 के बाद तो ये हालत थी कि जो बंसीलाल तो एक चेहरा रह गए थे और सुरेंद्र सिंह काम करने वाले रह गए थे। उनका जितना काम होता था, उनके जितने वर्कर थे, मिलना घूमना, सुरेंद्र सिंह संभालते। मतलब मेन लगाव भी सुरेंद्र सिंह जी के साथ ही था, क्योंकि मान लिया लोगों से मिलना और जिनकी समस्याएं सुनना, तो वो देखो राजनीति में तो आप जितना पब्लिक में रहोगे उतना ज़्यादा आप पब्लिक से मिक्सअप होगे। वो फादर बच्चों बंसीलाल की तो एक इमेज थी नेता की, कड़क स्वभाव की, बाप और जनता के बीच में वो एक सेतु बन चुके थे सुरेंद्र सिंह। तो वो उस चीज़ को चला रहे उनके साथ। और आपके हमारी पत्रकारिता के साथ उनका जुड़ाव कैसा था लोगों के साथ, तो उस चीज़ के बारे में आप बताओ। जो बंसीलाल देखो बड़े डिसिप्लिन्ड आदमी थे। पत्रकारों से 1-2 को तो मैं कहता नहीं, लंबी चौड़ी उनकी ट्यूनिंग ठीक नहीं बैठती थी, क्योंकि पत्रकार भी चाहते हैं कि भाई उनके साथ ज़्यादा कॉर्डियली प्रोग्राम वो रहे। तो बंसीलाल बतौले नहीं मारते थे, ज़्यादा टाइम के पाबंद थे। हम लोग एक बार 90-91 की बात है, हबीपा में होते थे जो बंसीलाल, तो हम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी तो जैसे पत्रकारों की आदत है भी घंटा आधा घंटा लेट जाने, तो हम 4 मेन अखबार 3-4 होते थे। दैनिक ट्रिब्यून होता था, पंजाब केसरी था, जनसत्ता था, नव भारत था, अमर उजाला, भास्कर जागरण तो आए ही नहीं थे हरियाणा। तो हम 3-4 साथी थे, चारों हम चौधरी बंसीलाल की कोठी पे पहुंच गए 11:30 बजे। ऊपर से एक भाई आया तो कहने लगा जी, हमने कहा चौधरी बंसीलाल ने बुलाया था। बोले जी चलो, चले गए। तो बैठ गए तो बोले हाँ बोलो। मैंने कहा चलो आपने बुलाया था। बोला मन तो 11 बजे बुलाया था, अभी तो लेट तो टाइम जा लिया। पत्रकार वार्ता तो कौन ही हो तुम भाई, चाय पियो, वैसे ही बात कर लेते हैं। अब
और टाइम के बड़े एक दिन 60 के एंड की बात है। बीडी गुप्ता जी उस टाइम मुख्यमंत्री नहीं थे, ना बंसीलाल जी उस टाइम मुख्यमंत्री बने थे। बीडी गुप्ता जी बता रहे थे, जीवित थे जब, एक एपिसोड, बोले टाइम की पाबंदी की बात। बोले कि हमने फैसला किया, कहने कि मैंने, चोई बंसीलाल ने और महावीर जी उनके राजनीतिक सचिव होते थे, वे दिल्ली चलेंगे सवेरे 8 बजे। तो बोला मेरे को चोई बंसीलाल क्या पता था कि टाइम के बहुत पाबंद है। मैं तो पूरे 8 बजने में 5 मिनट पे तैयार हो गए, चोई बंसीलाल की कोठी पे पहुंच गया। और जब मैं पहुंचा, सामने से चोई बंसीलाल घड़ी देख रहे थे खड़े, ऐसे ऐसे हाथ देखते थे घड़ी में। घड़ियों का बड़ा शौक था उनको। तो कहते हैं मैंने कहा आगे चोई साहब, बोला हाँ बैठ। तो बोला वो खुद ड्राइव करते थे गाड़ी, तो मैं भी बैठ गया। तो मैंने कहा वो महावीर तो नहीं आया। तो बोला भाई टाइम हो लिया अब चलो। तो गाड़ी में चल पड़ी। बोला हंसी गेट पहुँचे तो मेरी आंखें तलाश कर रही थी महावीर को भी आ रहा हो गई। तो महावीर, उनके जो राजनीतिक सभी थे वो महावीर टिकला बोलते थे उनको। तो महावीर जी घंटाघर की तरफ से रिक्शा में आ रहे, और मैं पीछे मुड़ के देखूं और वो नहीं उग रहे। मैं आ गया। अच्छा ये बंसीलाल को मैंने कहा वो महावीर आ लिया। बोले भाई 8 बज ली, भोली राटी रुके। हाँ लेट है, तो लेट हो लिया। उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। तो मतलब कि देखो टाइम के पाबंद थे, सही बात। और नॉलेज बहुत था उनको। सबसे अच्छी बात है, आप उनको जब इंटरव्यू करने हम बैठते थे तो सब्जेक्ट के जब मास्टर थे वो, जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता था उसका बड़ा उनको विस्तृत जवाब देते थे। कोई ये नहीं था कि भाई ब्लफ नहीं करते। हाँ, और वो कहा करते थे कि देखो मैंने अधिकारियों को भी कह रखा है, भाई मेरा पता हो तो मैंने बता दियो, नहीं तो मेरे आगे ब्लफ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को सारी नॉलेज है इन चीज़ों। सही बात है, निकले हुए थे उन चीज़ों से, निकले हुए थे, हांडे हुए कहते हैं ना, हांड रहे थे हर चीज़। ठीक बात है। एक आपने सही कहा, बीडी गुप्ता जी का नाम लिया, तो उनके साथ उनका संबंध कैसा था? मुख्यमंत्री भी बने वो चल के। उन लोगों का बहुत अच्छा संबंध था। पहले क्या होता था, यहाँ से ये घंटाघर पे ना, आपका ये घंटाघर चौक बड़ा कंजेस्टेड होता था। वहाँ एक ढाबा होता था, सावन राम का ढाबा कहते थे। वहाँ ऊपर कमरा होता था, वहाँ ये लोग जो बंसीलाल, मास्टर बनारसी दास गुप्ता क्या करते, महावीर टिकला या 2-3 लोग, ये शाम को वहाँ बैठा करते थे सारे। तो ये एक अच्छी इनकी घनिष्ठता थी सबकी, और एक दूसरे से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। बाद में जैसे जैसे राजनीति में आए तो ये सारे के सारे आगे बढ़ते रहे। चोई बंसीलाल डिफेंस मिनिस्टर बन गए, बीडी गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर बने, महावीर टिकला जी राजनीतिक सचिव बने। तो ये एक अच्छी ट्यूनिंग थी। धन्यवाद। अब आपने बहुत अच्छा हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में बात की और कैसे उनका अनुभव रहा उस चीज़ को हमें साझा किया।